Okay, so we can see that all these compounds having the same formula C6H14 but having different structure. चार स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं. सो ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स. आइसो मीन्स सिमिलर एंड मर्स मीन्स फॉर्म. ठीक है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका केमिस्ट्री कंसेप्ट है. इस पर आईआईटी सबसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इसी पर. आइसोबार्स तो इसमें अलग है, ज्योग्राफी में अलग है. हाँ, तो दीज कंपाउंड्स, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है जो कि पढ़ना होता है बहुत डिटेल. खैर, हाँ लिख लीजिए, लिखिए वी कैन सी, लिखिए आइसोमर्स, हेडिंग दे दीजिए आइसोमर्स. राइट, वी कैन सी above that hexane bracket C6H14 bracket close can have four different molecular structure. Structure as shown above. ठीक है, फुल स्टॉप. Compounds having same chemical formula but different structures are called isomers. आइसोमर्स, फुल स्टॉप. आइसोमर्स को कोट्स में अंडरलाइन कर लो. तो जैसे आपने एक पढ़ा एलोट्रॉप्स. एलोट्रॉप क्या है? सेम एलिमेंट है, उसका डिफरेंट फिजिकल फॉर्म अलग होता है. फिजिकल फॉर्म वहां अलग होता है. जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स क्या है? सब क्या है? कार्बन. सब क्या है? कार्बन है. लेकिन फिजिकल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म जो है उसका अलग है. नेचुरल फॉर्म अलग है. सब कार्बन है. डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन, और कुछ नहीं है उसमें कार्बन के अलावा, सिर्फ कार्बन है.
ठीक है, प्योर कार्बन, डायमंड इज प्योर कार्बन, ग्रेफाइट इज प्योर कार्बन, फुलरीन्स आर प्योर कार्बन। लेकिन सब प्रकृति में जो रूप होता है सबका अलग अलग है, एक चमकीला है, कठोर है। हाँ, ऑल आर कार्बन, ओनली कार्बन, नथिंग एल्स। सबको जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग विल बर्न विथ गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां हम क्या देख रहे हैं, हाँ, यहां हम देख रहे हैं कि सेम फॉर्मूला है लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, वो एलिमेंट था, ये कंपाउंड। वहां क्या है, सिर्फ कार्बन था, कोई चीज दूसरी नहीं उसमें, उसको हमने कहा एलोट्रॉप। एलिमेंट का अलग अलग रूप में पाया जाना और कंपाउंड का अलग अलग स्ट्रक्चर होना, इसको कहते हैं आइसोमर। आइसो मीन्स सिमिलर, मर मीन्स फॉर्मूला। मर मीन्स फॉर्मूला या कॉम्पोजिशन। So here you can see that all these four compound, they have the same formula, same composition, C6H14, but their structure is different. समझ गया? तो स्ट्रक्चर अलग है तो उसका रूप भी अलग हो जाएगा, उसके प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगे, लेकिन सबका फॉर्मूला एक ही रहेगा। समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स और तो सबका सेम है, लेकिन सबका प्रॉपर्टी अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगा। ठीक है, तो सच कंपाउंड्स हैविंग द सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स इसी को कहते हैं। फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा। तो यहां आपने देखा, आपने इसका देखा, क्या बोलते हैं, ब्यूटेन से आपने देखा कि पॉसिबल है, ब्यूटेन से आपका आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, ब्यूटेन में आइसोमर पॉसिबल है। पेंटेन 5 और यहाँ 6 में आपने देखा, पेंटेन में भी देखा, हेक्सेन में भी देखा आपने, एक ही फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दे आर कॉल्ड एज आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं समझ में आ गया आपको? और यहां हमने देख लिया कि जो किस तरह से कार्बन एटम्स आपस में एक लीनियर चेन में, ब्रांच्ड चेन में और रिंग फॉर्म में भी अटैच हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट। अब इसमें एक और कंपाउंड आपको दिखाते हैं जो जरूरी है जानना, सिर्फ उसका नाम जानना जरूरी है, आपसे पूछ दे सकता है वो भी। तो हमने आपको दिखाया एक कंपाउंड साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक कंपाउंड दिखाया, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये तो था आपका साइक्लोहेक्सेन, जिसका कि आपने पहला स्ट्रक्चर देखा रिंग फॉर्म में, पहला कंपाउंड देखा आपने, जिसका कि रिंग के फॉर्म में आपने देखा बॉन्डिंग है, कार्बन एटम्स रिंग की तरह जुड़े हुए हैं। इसको तो आपने कहा साइक्लोहेक्सेन, मैंने बोला कि दिस इज साइक्लोहेक्सेन।
अब इसमें हम क्या करते हैं, एक और कंपाउंड बन सकता है। हम क्या करते हैं कि ये सारे इनको हटा देते हैं, सिर्फ कार्बन को रहने देते हैं, बाकी सबको अलविदा कर देते हैं। जितने हाइड्रोजन हैं उनको अलविदा कर देते हैं, खाली कार्बन रहेगा, दूसरा कोई नहीं। भाइयों की दोस्ती। ये क्या करता है कि आपस में भी इस तरह से हो सकता है, और एक एक जो है यहां पर एक हाइड्रोजन रहेगा। हाँ, एक हाइड्रोजन रहेगा। एक एक रहेगा। और डबल बॉन्ड ये हो सकता है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है। क्या हो गया? C6H6, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इट इज कॉल्ड बेंजीन। लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए C6H6, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। ये भी एक बहुत दबंग कंपाउंड है, ठीक है, बहुत बड़ा परिवार होता है इसका। खासियत इसकी बहुत है, अभी आगे पढ़ेंगे। यूजेज भी बहुत है, बहुत ज़्यादा यूजेज, हर तरह का यूज। बम भी इसी से बनता है, ठीक है, और दवा भी इसी से बनता है। TNT इसी से बनता है, जो हाई पावर आजकल जितना एक्सप्लोसिव यूज होता है वो भी इसी से बनता है, और दवा भी इसी से बनता है सर, ठीक है। तो दिस इज वेरी डाइवर्स यूज बेंजीन है। नॉन मेटल कंपाउंड है ना, कार्बन मेटल या नॉन मेटल तो एलिमेंट, इसकी बात होती है। बेंजीन एक कंपाउंड है, कंपाउंड C6H6। तो ये एक लिक्विड होता है जिसके बहुत इस्तेमाल होते हैं। मैंने बताया सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव जो होते हैं वो भी इसी से बनते हैं। पहले TNT होता था, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और आजकल में C4 और क्या क्या आता है, तो वो सब इसी का होता है, बेंजीन से ही बनता है। तो ये जितने तरह की चीज़ें आप सोच सकते हैं, दवाएं और केमिकल्स, वो सब इसी से बनते हैं। कीड़े मारने के लिए दवा इसी से बनता है। फसल, जितने भी मतलब बहुत ज़्यादा जो कॉमन एप्लीकेशन की चीज़ें हैं सब इसी से बनता है। दिस इज़ वेरी, तो इसलिए बेंजीन, इसलिए आपको इसको जानना पड़ता है। डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। अरे चेन में था, वो रिंग में हो गया, डबल बॉन्ड, बस एक रिंग की तरह जुड़ गया आपस में। ठीक है, इसको जो है हम शॉर्ट में ऐसे खाली लिख के सिंबल इसका हम ड्रॉ कर देते हैं। अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, सिर्फ ये ड्रॉ किया हुआ आ जाएगा आपको। और इसमें बॉन्ड जो है इस तरह से अल्टरनेट प्लेसेस पे दिखा देते हैं। दिस इज बेंजीन,
सिंबल ही काफ़ी है, और कुछ नहीं लिखते हैं, ना कार्बन ना हाइड्रोजन। तो इनको हम क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स। जो रिंग के फॉर्म में होते हैं दे आर कॉल्ड एज साइक्लिक, क्योंकि साइकिल की तरह होते हैं ना, साइकिल में है, रिंग में है, तो दे आर कॉल्ड, लिख लीजिए इसको, साइक्लिक कंपाउंड। उसके नीचे नाम खाली लिख दीजिए। हाँ, कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड because carbon is arranged in a form of ring. Carbon atoms are attached in the form of a ring. ओके, तो आपने चेन देख लिया, ब्रांचेस देख लिया, रिंग्स देख लिया। ओके, इसमें आगे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे पैराग्राफ में, all these carbon compounds which contain only carbon and hydrogen यहाँ आप क्या देख रहे हैं? अभी तक हमने जितना कंपाउंड्स ड्रॉ किया सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन लिया, बाकी दूसरा कुछ नहीं लिया। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। are called hydrocarbons. राइट, फुल स्टॉप। हाइड्रोकार्बन्स अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, कोट्स में लिख लेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स पूछा जाएगा, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, तो क्या है? कंपाउंड हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिंपल। ओके, हाँ, आगे लिखेंगे, among these, फुल स्टॉप, among these, हाँ, among these, हाँ, these, comma, the saturated hydrocarbons,
the saturated hydrocarbons are called alkanes, 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 सिंगल कोट्स में अंडरलाइन कीजिए, हाँ, alkanes, ठीक है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको हम कहते हैं एल्केन्स, फुल स्टॉप। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स the unsaturated hydrocarbons which contain one or more double bonds are called alkenes, 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 single quotes underline। और आगे लिखेंगे those unsaturated hydrocarbons containing one or more triple bonds are called alkynes, ALKYNES, alkynes। हाँ, उसको सिंगल कोट्स डबल उसमें इन्वर्ट अंडरलाइन कीजिए, सुनिए। ठीक है, तो आपने देखा कि जहां सैचुरेटेड है यानी सिंगल बॉन्ड है उसको हमने क्या नाम दिया, एल्केन्स, क्योंकि एन लगता है लास्ट में। जहां डबल बॉन्ड है उसको अनसैचुरेटेड कहा, अनसैचुरेटेड, और उसमें जो है उसको क्या नाम दिया, एल्कीन्स। और जहां अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड है, एक या एक से ज्यादा, उसको हमने नाम दिया एल्काइंस। बस इतना जान लीजिए, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो क्या कहेंगे, एल्केन। एन लग रहा है ना सब में, इथेन, मीथेन, तो एल्केन कहते हैं। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, इथीन दिखाया था। ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन, जैसे इथाइन।
यहां क्या है, डबल बॉन्ड है तो बेंजीन, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, एल्काइन, इथाइन आपको लिखाया था, C2H2 इथाइन लिखवाया था, आइन उसमें लगा था, यानी ट्रिपल बॉन्ड। उसमें आप अपना समझने के लिए बगल में लिख सकते हैं इस तरह से, एन अगर आ रहा है तो यानी सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है, इन आ रहा है तो डबल है, और आइन आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड है। एन है सिंगल, इन है डबल, और आइन है YNE तो ट्रिपल। अब देखिए आसानी से आप नाम लिख सकते हैं किसी कार्बन कंपाउंड का। आपको अगर पता है कि उसमें 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, तो वहां क्या वर्ड आएगा, इथ, इथ। और अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इथीन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन हो जाएगा। समझ गए। अगर 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या बताया था आपको, प्रोप। तो प्रोप है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, और 3 है तो प्रोपाइन। समझ गए किस तरह से, पहला जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है, और दूसरा जो है नेचर ऑफ द बॉन्ड बताता है, ठीक है। मीथेन, तो मीथेन में इसका मतलब है मिथ, एक ही कार्बन एटम है, और एन है यानी सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, और एन का मतलब सिंगल सैचुरेटेड है। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आगे आप बढ़े। सैचुरेटेड में तो हम बोल दिए एल्केन, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन हो गया। ये समझ में आ गया कंसेप्ट। आइसोमर समझ में आ गया, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है। हाँ थोड़ा सा खत्म है, थोड़ा सा और है, 1-2 क्लास लगेगा। हाँ मतलब आपको इतना समझा दिया है कि अगर समझ लिए हैं तो बीपीएससी क्वेश्चन आप आंख मूंद के बना दीजिएगा, ठीक है। इतना नहीं पूछेगा, लेकिन आपको समझा दिया है डिटेल में कि कोई कंफ्यूज, उतना तो आपको कम से कम याद रहेगा ही कभी भी। नाउ है, हाँ हाँ बायोलॉजी स्टार्ट होगा। अभी है इसमें थोड़ा सा कंपाउंड्स अलग अलग तरह के, उसका नाम और एप्लीकेशन सब जानेंगे कहाँ यूज होता है। हाँ नाउ अब हम ये देख रहे हैं कि हमने आपको, ठीक है ये सब समझ गए, साइक्लिक कंपाउंड होता है जो रिंग की तरह होता है उसको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब यहां आपने देखा, हमने आपको नाम लिखाया, एक कार्बन एटम है मीथेन CH4, 2 कार्बन एटम है इथेन C2H6, 3 है प्रोपेन C3H8, 4 है ब्यूटेन C4H10, 5 है पेंटेन C5H12, 6 है हेक्सेन C6H14। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो हम ऐसे कंपाउंड लिख रहे हैं जो एक ही फैमिली से हैं, यानी ये सारे के सारे क्या हैं, एल्केन्स हैं, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं।
सारे के सारे एक ही तरह के कंपाउंड हैं, खाली फर्क क्या है इनमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता जा रहा है। देखिए इसमें आप देखेंगे कि हर अगले के बीच में कितना का फर्क है, सिर्फ CH2 का फर्क। CH2 जोड़ते जाइए, CH2, C2H4 से 6 हो गया, यहां एक बढ़ा है C3 और यहां 2 बढ़ा है H8, फिर यहां बढ़ा है एक बढ़ा है, ये एक बढ़ा, ये 2 बढ़ा, 4 हो गया, ये 10 हो गया। सब में क्या है, सेम, खाली CH2 जुड़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे एक ही तरह के कंपाउंड हैं। ठीक है, खाली इसमें फर्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग हैं, और कार्बन एटम है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हाइड्रोजन भी अलग होगा, तो नेचुरल बात। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को जब हम एक टेबल में लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। होमो मतलब सिमिलर, लॉगस मतलब फैमिली कॉम्पोजिशन। इसमें कार्बन एक बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 2 हाँ, हाइड्रोजन 2 बढ़ेगा। बेसिकली हमें हाइड्रोजन से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ कार्बन से मतलब है, वो बाकी तो सेम ही है, फॉर्मूला सेम फैमिली से है ना, सेम तरह का कॉम्पोजिशन है। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि सेम तरह का कंपाउंड है ना, सबके सब एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सब में खाली कार्बन का नंबर एटम्स का अलग है। बेसिकली तो कार्बन, देखिए ऑर्गेनिक पूरा केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, इसका जड़ क्या है, कार्बन। जड़ इसका रूट क्या है, कार्बन। कार्बन रहेगा तो फिर बाकी सब जो भी रहना है रहेगा, कार्बन ही पर है, शुरू ही होता है कार्बन से। इसीलिए आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, एटम है, वो कार्बन से जुड़ेगा, मेन है वहां जोड़ने वाला मुखिया कौन होगा, वो कार्बन है। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक ही परिवार के हैं सब, खाली उम्र में छोटे बड़े हैं, यानी कार्बन का नंबर बड़ा है। समझ रहे हैं? तो ऐसे कंपाउंड्स को जब हम एक सीरीज में लिखते हैं तो इसको हम एक नाम दे देते हैं होमोलॉगस सीरीज। लिख लीजिए। नहीं, आगे एक टॉपिक दे दीजिए, या हाँ हेडिंग खाली दे दीजिए, होमोलॉगस सीरीज। खाली जानना है आपके लिए जरूरी नाम, कि अगर पूछ दे कि भाई होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। होमोलॉगस सीरीज लिख लीजिए। ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स या ए लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स, ए लिस्ट स्लैश सीरीज कर दीजिए, हाँ, ए लिस्ट या सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम नहीं, सिमिलर कर दीजिए, सेम को काट दीजिए, सिमिलर कॉम्पोजिशन स्लैश फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख दीजिए फैमिली, एक ही परिवार का होता है। ठीक है, क्लोज। एंड डिफरिंग
differing differ in number of carbon atoms is called homologous series. नहीं पूछा जाएगा लेकिन लिखा दिया है, ठीक है। रेयर सिचुएशन कि अगर बहुत ही देखा कि भाई साइंस भी ये लोग अच्छा जानना चाहिए, कोई ऐसा सोचने वाला एग्जामिनर आ जाए तो पूछ दे कि भाई होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। ओके हाँ लिख लीजिए, टेबल के नीचे लिख लीजिए। होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, MOLOGOUS, होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। ये सारे एल्केन्स लिखाए थे, सैचुरेटेड। ठीक है,
हम्म, अब यहाँ एक हेडिंग देंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये आपका, कल ख़त्म हो जाए, कल ख़त्म हो जाएगा ये, कल या परसों मैक्सिमम ख़त्म हो। हाँ, हेडिंग देंगे हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन और उसमें एशन कर दीजिए। हाँ, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब देखिए क्या है हाइड्रोजनेशन। ये सब नॉमेनक्लेचर आपको बता दिया, ऐसे ही सब आएगा नहीं, बस आपको जानकारी के लिए है ना। प्रीफिक्स जो होता है नाम के शुरू में होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है, और लास्ट में जो होता है वो बताता है किस तरह का उसका कंपाउंड, मतलब बॉन्डिंग किस तरह का है। एन हो गया सिंगल बॉन्ड, इन हो गया डबल बॉन्ड, आइन हो गया ट्रिपल, इस तरह आप समझ गए। नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज हाइड्रोजनेशन। क्या है हाइड्रोजनेशन? कुछ नहीं है, नाम खाली दे दिया है लंबा चौड़ा। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। होता क्या है कि आपको हमने बताया जब सैचुरेटेड कंपाउंड होता है तो वो अपना जो है सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, बताया था। जैसे ये इथेन हो गया C2H6, लेकिन हमने क्या बताया था आपको, अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या कोशिश करता है, वो स्टेबल नहीं होता है, वो कोशिश करता है कि कहीं से हाइड्रोजन मिल जाता तो हम सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाते। बताया था आपको। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाया? क्योंकि वहां हाइड्रोजन नहीं था उतना। अगर हाइड्रोजन रहेगा तो वो इसी में आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा सब। समझ गए? तो ये जो हैं, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, और ये नंबर 3 हो गया। तो नंबर 2 और नंबर 3 की कोशिश होती है कि नंबर 1 वाले फॉर्म में आ जाए। समझ गए? यानी इथेन और इथाइन का कोशिश होता है कि कहीं से हाइड्रोजन मिल जाता तो हम भी इथेन बन के आराम करते, स्टेबल हो जाते। तो जहां इसको हाइड्रोजन मिला तो ये अपना डबल बॉन्ड को तोड़ के और यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के ये वाला स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है, इसको मिला हाइड्रोजन, ये अपना एक बॉन्ड रहने देगा, बाकी दोनों को तोड़ के दोनों हाइड्रोजन से जोड़ लेगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लिख लीजिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, unsaturated hydrocarbons add hydrogen atoms in presence of catalysts, CATALYSTS, catalysts such as palladium, PALLADIUM, पैलेडियम एक एलिमेंट होता है, मेटल होता है,
पैलेडियम और निकेल टू बिकम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, to become saturated hydrocarbon, full stop. This is done by replacing the double or triple bond with single bonds with hydrogen atoms. Full stop. This process is called hydrogenation. इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनेशन होता है तो बन जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लिख लीजिए इस तरह से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन, तो बन जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिख देते हैं।
हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन और नीचे निकेल कैटालिस्ट की तरह रहता है। कैटालिस्ट बताते हैं अभी कैटालिस्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजनेशन का मतलब सिंपल है, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ लिखती है। अभी यहाँ जो डबल बॉन्ड था ये क्या किया, इसको छोड़ दिया इसने और इसकी जगह दो दो, यहाँ एक हाइड्रोजन से ये जुड़ गया और एक हाइड्रोजन से ये दोनों जुड़ गए। जो ये बॉन्ड था बोला आपस में क्यों जुड़े, हाइड्रोजन से मन लगता है ज्यादा, हाइड्रोजन से जोड़ दिया। ये अपने आप करने में थोड़ा धीमा होता है, अनमनाता है, सोचता है, कंफ्यूजन में रहता है कि मैं करूं कि नहीं करूं। निकेल उसको कहता है भाई करो, उसका माइंड क्लियर कर देता है, अरे जल्दी करो, इसलिए उसको कैटलिस्ट कहते हैं। दो लोग आपस में दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, टीचर कहते हैं भाई दोनों दोस्ती कर लो, तो दोनों दोस्ती कर लेता है। समझ गए? तो टीचर का वहां रोल क्या होता है, ही एनकरेजेस। तो यहां निकेल जो है वो इसको एनकरेज करता है कि ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। समझ गए? उसको कैटालिस्ट कहते हैं। बाकी हो क्या रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन कहते हैं। लिख लीजिए इसमें आगे एक लाइन आगे लिखेंगे, कैटालिस्ट। हाँ नहीं, ऐसे ही लिख लीजिए, कैटालिस्ट आर सब्सटेंसेस that encourage or help a reaction help a reaction to occur or be faster, be faster। यानी या तो अगर वो आपस रिएक्शन होने में ही थोड़ा सा डाउटेड है, डाउट है माइंड में कि होगा कि नहीं करें, तो उसको कहता है भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और कर भी रहे हैं तो धीमे धीमे कर रहे हैं, धीमे धीमे आलस के साथ, तो कहता है भाई ऐसा है जल्दी जल्दी करो, तेजी से कर लो। तो ऐसे चीजें जो रिएक्शन को एनकरेज करते हैं या तो होने में या उनकी स्पीड को बढ़ाने में, उसको कहते हैं कैटालिस्ट। एनकरेजेस या हेल्प्स अ रिएक्शन टू टेक प्लेस और स्पीड अप द रिएक्शन। हाँ, मोटिवेट करता है। ठीक है, अब कैटालिस्ट नहीं रहेगा तो ये क्या है, सोचते रहेगा अरे भाई करें कि नहीं, फायदा होगा नुकसान होगा, ठंडा है गर्म है, वो सोचने में ही रह जाता है। होगा भी तो बहुत धीमे धीमे होगा, कुछ करेंगे कुछ बोलेंगे अरे भाई तुम कहाँ ये सब लफड़ा लगा दिए हो, छोड़ दो। निकेल रहेगा तो सबका माइंड तुरंत क्लियर है, हाँ भाई फटाफट कर लो। तो निकेल जो है वो या तो रिएक्शन को होने में या उसके स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कैटालिस्ट। लिख लिया इसको।
ठीक है, समझ में आ गया। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट को अंडरलाइन कर लीजिए वहाँ वर्ड को, कैटालिस्ट। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन में होता है, जब हम उसको तेज करना चाहते हैं तो उसमें हम कैटालिस्ट वहाँ पर कोई रख देते हैं, तो उसके कारण तेज होने लगता है। जैसे यहाँ निकेल है, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग कैटालिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, निकेल यहाँ कैटालिस्ट का काम करता है। अरे शादी ब्याह होता है, हाँ, तो पंडित का काम करता है। हाँ, है तो वो एलिमेंट ही, मेटल ही है। ठीक है, तो जैसे पंडित देख लिए, पहचान होती है तो शादी ब्याह कराते हैं जल्दी जल्दी, वैसे ही ये भी काम करता है। निकेल नहीं रहेगा तो बड़ा धीमे धीमे होगा या नहीं भी होगा। निकेल रहा, दोनों आश्वस्त होकर फटाफट रिएक्शन कर लेते हैं। पंडित का काम, बिल्कुल ठीक। आगे लिखेंगे, हाँ, दिस रिएक्शन, हाँ, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, नीचे से लिखिए फ्रेश। हाँ, दिस रिएक्शन is commonly used in hydrogenation of vegetable oils using nickel as catalyst, using CKEL, nickel as catalyst. Full stop. In this reaction, comma, the vegetable oil becomes solid ब्रैकेट में, हाँ, वनस्पति या डालडा जो लिख लीजिए, स्लैश डालडा लिख दीजिए। देखिए, समझ लीजिए क्या करते थे लोग कि भाई देखिए, मानसिकता तो वही रहती है, लोगों की मानसिकता नहीं बदलती है, भले 1000 साल गुजर जाए। तो आज 1000 साल बाद भी लोगों को लगता है कि घी बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, घी बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छा है, हमने ये नहीं कहा कि घी खराब चीज़ है कभी भी, है ना। हमने ये कहा कि आज के लाइफस्टाइल में उसके नुकसान हैं, क्योंकि आप वैसा लाइफस्टाइल जीते नहीं हैं पहले की तरह, तो इसलिए बदलने की ज़रूरत है। बाकी घी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई डाउट नहीं। घी खाइए और उसको पचाइए भी, नहीं पचा पाइएगा तो फिर दिक्कत करेगा। तो अभी भी और आगे 1000 साल तक भी लोग यही मानेंगे कि घी तो बड़ी अच्छी चीज़ है, उत्तम चीज़ है। तो अब व्यापारी ने क्या कहा कि भाई तेल बेचेंगे तो लोग समझेगा ये तो तेल है, घी का बात और तेल अलग होता है, घी अलग होता है। कहा किसी तरह से टेक्निक निकालो कि तेल का घी बना दें। ठीक है, तो क्या किया, तेल से बना दिया डालडा, जो कि देखने में घी के जैसा लगता है। ठीक है, आज ही आपको अगर डालडा बेच दिया जाए घी का खुशबू मिला के, तो कितने लोग उसको फर्क समझ पाएंगे। वो भी वैसे ही पिघलता है, उसमें वही खुशबू, उसमें वही खुशबू।
तो इसलिए तेल को घी की तरह बेचा जाने लगा, और सस्ता घी, सस्ता भी घी 1000 रुपये किलो, डालडा 50 रुपये किलो। जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये टेक्निक निकाला हाइड्रोजनेशन। समझ गए क्यों किया जाता है? और उसको हमने कहा भाई ये वनस्पति घी है, यानी पेड़ से निकला हुआ घी है। ठीक है, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा, वेजिटेशन। ठीक है, तो उसको हमने कहा वनस्पति घी। और डालडा कंपनी था, एक्चुअली डालडा कंपनी था जिसका कि ये वनस्पति आता था, उसका इतना बिका कि डालडा ही कहने लग गए लोग इसको। एक्चुअली दिस इज वनस्पति घी, लेकिन वो डालडा कंपनी का एक समय बहुत चला था, तो फिर वो डालडा ही कहा जाने लग गया। फिर आपने कहा बाद में गगन वगैरह बाद में आए थे, या खजूर का भी आने लगा था। चलिए लिखिए आगे। वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, अभी भी लोग यही फैला रहे हैं कि रिफाइंड ऑयल नुकसानदेह होता है, नुकसानदेह होता है। ठीक है, बहुत तरह बात है कि बिजनेसमैन भी बेचने के लिए कुछ भी बेचना शुरू कर देता है मिला जुला के, सस्ता के चक्कर में। हाँ लिखिए, वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव unsaturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons which are reactive in nature, which are reactive in nature, comma, exist in liquid form, exist in liquid form naturally, naturally, RALLY, and get easily digested, get easily digested and absorbed absorbed by our body, absorbed, ed, absorbed by our body, full stop. Thus vegetable oils are said to be healthy, full stop. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से एनिमल फैट्स, हाँ एनिमल फैट्स however, हाँ
however contain saturated fatty acids, FATTY acids, ब्रैकेट में लिख लीजिए हाइड्रोकार्बन्स, ब्रैकेट क्लोज, which exist naturally in solid form comma are quite less reactive, TE, quite less reactive and are not easily digested and absorbed by our body, full stop. They get deposited in our blood vessels in form of LS, blood vessels in form of cholesterol, CHOLESTROL, cholesterol, full stop. It leads to high blood pressure, and related diseases, देखिए होता क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने से और अंगों को भी बहुत प्रभाव करता है, धीरे धीरे आँख खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, हाँ ठीक है। तो बीपी के कारण, हाई बीपी होना सीरियस बात है। हाई बीपी ज़्यादा नहीं, मतलब फिर दवा लेना पड़ता है, या तो आप एक्सरसाइज से कम कीजिए या जैसे कम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। लेकिन अगर हाई बीपी लगातार रहेगा तो सबसे ज़्यादा किडनी को अफेक्ट करता है। जैसे हमारे ही बता रहे हैं, मामा हैं, उनका किडनी फेल है दोनों, शुगर और बीपी के कारण। शुगर के कारण से किडनी फेल हो जाता है, बीपी के कारण से। तो शुगर जिसको है उसको किडनी पर असर नहीं करेगा? शुगर जिसका है उसका तो पैनक्रिया खराब हो ही गया, इसीलिए तो शुगर हुआ है। तो पैनक्रिया लेकिन किडनी का पार्ट नहीं है, अलग है। हाँ, किडनी बीपी के कारण अफेक्ट हो जाता है। और ये सॉल्ट की वजह से भी किडनी का इफेक्ट नहीं होता ना? नहीं, फिर ड्रिंक विंक उल्टा पुल्टा कर गया, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी सब पीने से नुकसान करता है। चाय कॉफी पीने से भी किडनी खराब होगा? ज़्यादा पीजिएगा। जैसे बहुत लोग हैं 10-10 कप पीने का आदत होता है, पी रहे हैं, जब मन हो रहा है चाय पी ले रहे हैं, चाय पी ले रहे हैं। दिन में 2 से 3 बार पीने से नहीं, बात है पीने से भी नहीं है,
आप लाइफस्टाइल भी तो मेंटेन करिए वैसा। चाय पी रहे हैं तो उसके साथ कुछ खा लीजिए ऐसा चीज़ कि एसिडिटी नहीं करे। चाय पी रहे हैं उसके बाद थोड़ा टहल भी लिए, बीच में गैप हुआ, ये नहीं कि बैठे हुए चाय पी रहे हैं, बैठे हुए चाय पी रहे हैं, हाँ, तो वो नुकसान होता है। ठीक है, हाँ, क्या लिखे? एंड रिलेटेड डिजीजेस कॉमा हार्ट प्रॉब्लम्स या कार्डियोवैस्कुलर तो ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम्स लिख लीजिए। हार्ट प्रॉब्लम्स like stroke and हार्ट अटैक। जैसे हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, हार्ट अटैक। हाँ, ये तो नॉर्मल वर्ड है, कोई हार्ट अटैक हमेशा बीमारी का नाम नहीं है। हार्ट अटैक एटसेट्रा। दस saturated fats like ghee, butter, cheese, like ghee, butter, cheese, etc. are not healthy in today's lifestyle. अब जैसे किताबों में लिख देता है कि हार्मफुल है, हार्मफुल नहीं है, नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं खराब चीज़ है, ठीक है, लेकिन आज जिस तरह का जीवन लोग जनरली जी रहे हैं उसमें उसका नुकसान होने लगता है। ठीक है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो हार्ड एक्सरसाइज वर्किंग है, मेहनत कर रहा है, सिपाही है, फिजिकल काम जो दिन भर इधर से उधर कर रहा है, वो लोग को खाना चाहिए। अरे आप कह रहे हैं राजस्थान के लोग लोटा लोटा घी पी जाते हैं, कटोरा भर के घी पीते हैं, खाने हुआ तो वो कटोरी को तो मानते ही नहीं कि कटोरी में क्या घी पिएगा। ठीक है, पचाते हैं, चलते हैं, खूब चलता है, फिरता है, फिजिकल काम करता है, और वहाँ का ड्राइनेस। फायदा है कि बहुत सारे उसमें आपका जो एनर्जी तो है ही, कार्बोहाइड्रेट तो है ही, साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स भी उसमें होते हैं, तो बॉडी को अच्छा रखते हैं, सबको, हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को बेनिफिट करता है, फ़ायदा तो है। लेकिन वो खाली खाने से नहीं ना हो जाएगा, खा के वो जब एब्जॉर्ब होगा बॉडी में तब ना, और एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें बॉडी को मेहनत करना पड़ता है, और उतना मेहनत आप करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं समझे? बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, अब मोटी मोटी 10 किताब आपको ला के रख दिए, तो गार्जियन के किताब खरीदने से बच्चा विद्वान हो जाता है कि उसको पढ़ना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब विद्वान होगा। ठीक है, किताब दुकान वाला था, वो कहता था कि भैया हम तो इतनी किताबें बेचते हैं, किताब बेचने से तो हम IAS हो गए होते कब का, दुकान में किताबें रखने बेचने से। हम लोग सोचते थे कि बताओ, और उसको जानकारी भी होती थी, सब अच्छी किताबें बता देता था, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, IIT के लिए पढ़िए, इसके लिए ये पढ़िए। तो हम लोग सोचते थे कि भाई इतनी किताबों में डील, और खुद बताइए किताब बेच रहा है, वो भी सेकेंड हैंड किताब बेचता था। तो वो कहता कि अगर खरीदने बेचने से होता, ज्ञान हो जाता, तो हम तो कब के IAS बन गए होते। तो गार्जियन खाली खरीद के दे देता है बच्चों को किताब, स्कूल में एडमिशन करा देता है बड़े बड़े, उससे थोड़े हो जाता है कि बच्चा विद्वान। नहीं, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा उतना। समझ गए? तो उसी तरह बॉडी में आप भरपूर खा लीजिए, काजू किशमिश बादाम खा लीजिए, घी खाली खाने से थोड़े होगा। यू हैव टू यूटिलाइज इट, यू हैव टू डाइजेस्ट इट। और वो डाइजेस्ट कब होगा? जब आपके ऑर्गन्स उसके लिए पचाने काबिल होंगे उसको। और कब? जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। नहीं तो शुरू में होता है, और हर आदमी जब पैदा होता है, ग्रो करता है, तो उसके बॉडी में काबिलियत होती है,
लेकिन धीरे धीरे अपने लाइफस्टाइल से उनको वो सुस्त बना देता है, तो फिर उसकी एबिलिटी चली जाती है। जैसे तलवार है, यूज़ नहीं किए तो जंग लग जाता है। उसी तरह हमारे पैनक्रियाज, लीवर सब वो धीरे धीरे अपना इफेक्टिव खो देता है, और फिर शुगर की बीमारी। चीनी खाइएगा, कन्वर्ट नहीं होगा तो शुगर ब्लड में रह जाएगा, नुकसान करेगा। तो घी खाने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है आज भी, लेकिन उसको उसकी अच्छाई निकालने के लिए आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए बॉडी में डाइजेस्ट करने की। सो इट इज़ इन टूडेज लाइफ स्टाइल इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी। हमें सर हमारे कहते थे कि 1 ग्राम घी पचाने के लिए तुमको 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर दौड़ोगे तब 1 ग्राम घी पचा पाओगे बॉडी में। तो दौड़ सकते हो उतना? 1 ग्राम घी, 1 ग्राम थोड़ा सा हुआ, आधा चम्मच, छोटा वाला की बड़ा वाला? छोटा चम्मच, छोटा में भी आधा? हाँ 1 ग्राम, मतलब कि बड़ा वाला का 1/4। हाँ। और उतना पचाने के लिए आपको 1 किलोमीटर जब आप तेजी से चलेंगे, समझ गए, तब आप वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, उतनी गर्मी पैदा कम होगी। से कम 4 किलोमीटर का आदमी को पर डे चलना है, एवरेज चलना ही चलना है। तो ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए खैर, जो कंसर्न था हमारा बायोलॉजी का भी कवर हो गया, इससे आगे पढ़ेंगे बायोलॉजी में भी। तो जो हमारा सैचुरेटेड फैट्स है, यानी जो सॉलिड फॉर्म में होता है, घी, बटर, चीज़ वगैरह, डालडा, तो ये सब का क्या नुकसान क्या है कि ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं आसानी से, क्योंकि इनमें सैचुरेटेड, ये जमा होने का टेंडेंसी होता है, रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड वेसल्स में ये जहाँ तहाँ जमा होते जाते हैं, और वही धीरे धीरे ब्लॉक करते जाता है ब्लड के रास्ते को, और उसकी वजह से ब्लड वेसल्स जब पतले होते जाते हैं, क्योंकि जमा हो जाता है रास्ते में, रुकावट पैदा करता है ब्लड फ्लो में, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है, और ज़्यादा कहीं कहीं ब्लॉकेज हो जाता है, तो फिर कभी अचानक ब्लड फ्लो तेज होना चाहता है तो उसमें अटैक आ जाता है जो। ओके, चलिए आज हो गया आज का